सर्वहारा की तानाशाही। इस विषय से मैं 3 मूलभूत प्रश्न लेता हूँ। एक, सर्वहारा क्रांति के साधन के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। बी, पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग के शासन के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के राज्य रूप में सोवियत सत्ता। एक, सर्वहारा क्रांति के साधन के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा तानाशाही का प्रश्न सबसे पहले सर्वहारा क्रांति की मुख्य सामग्री का प्रश्न है। सर्वहारा क्रांति, उसका आंदोलन, उसकी व्यापकता और उसकी उपलब्धियां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के माध्यम से ही मांस और रक्त प्राप्त करती हैं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा क्रांति का साधन है, इसका अंग है, इसका सबसे महत्वपूर्ण मुख्य आधार है, जिसे सबसे पहले अपदस्थ शोषकों के प्रतिरोध को कुचलने और सर्वहारा क्रांति की उपलब्धियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया है, और दूसरे, क्रांति को समाजवाद की पूर्ण विजय तक ले जाना। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बिना भी क्रांति पूंजीपति वर्ग को हरा सकती है, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकती है। लेकिन क्रांति पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को कुचलने, अपनी जीत को बनाए रखने और समाजवाद की अंतिम जीत को आगे बढ़ाने में असमर्थ होगी, जब तक कि अपने विकास के एक निश्चित चरण में ये तानाशाही के रूप में एक विशेष अंग का निर्माण नहीं करती। सर्वहारा अपने सिद्धांत का मुख्य आधार है। प्रत्येक क्रांति का मूल प्रश्न सत्ता का प्रश्न है। क्या इसका मतलब यह है कि केवल सत्ता ग्रहण करना, उस पर कब्जा करना ही आवश्यक है? नहीं, वो नहीं। सत्ता पर कब्जा केवल शुरुआत है। कई कारणों से एक देश में जिस पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंका जाता है, वह लंबे समय तक उस सर्वहारा वर्ग से अधिक मजबूत रहता है जिसने उसे उखाड़ फेंका है। इसलिए संपूर्ण मुद्दा सत्ता को बरकरार रखना, उसे मजबूत करना, उसे अजेय बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 मुख्य कार्यों को पूरा करना आवश्यक है जो जीत के कल्प पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सामना करते हैं, और उन जमींदारों और पूंजीपतियों के प्रतिरोध को तोड़ना जिन्हें क्रांति ने उखाड़ फेंका और हड़प लिया, पूंजी की शक्ति को बहाल करने के लिए उनकी ओर से किए गए हर प्रयास को समाप्त कर दिया। बीक निर्माण को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सर्वहारा वर्ग के चारों ओर सभी मेहनतकश लोगों को एकजुट किया जा सके और वर्गों के उन्मूलन की तैयारी की तर्ज पर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। सी, क्रांति को हथियार देना, विदेशी दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष के लिए क्रांति की सेना को संगठित करना, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए। इन कार्यों को पूरा करने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की आवश्यकता है। लेनिन कहते हैं, पूंजीवाद से कम्युनिज्म में संक्रमण एक संपूर्ण ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक ये युग समाप्त नहीं हो जाता, शोषक अनिवार्य रूप से पुनर्स्थापना की आशा संजोते हैं, और यह आशा पुनर्स्थापना के प्रयासों में बदल जाती है। और उनकी पहली गंभीर हार के बाद अपदस्थ शोषकों ने, जिन्होंने अपने अपदस्थ होने की आशा नहीं की थी, कभी इसे संभव नहीं माना था, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, स्वयं को 10 गुना बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ, उग्र जुनून और नफरत के साथ 100 गुना बढ़कर स्वर्ग की पुनः प्राप्ति की लड़ाई में झोंक दिया, जिससे वे वंचित हो गए हैं अपने परिवारों की ओर से, जो इतना मधुर और आसान जीवन जी रहे थे और जिन्हें अब आम झुंड, बर्बादी और अभाव या साझा श्रम की निंदा कर रहा है। पूंजीवादी शोषकों की रेल निम्न पूंजीपति वर्ग की व्यापक जनता का अनुसरण करती है, जिनके संबंध में सभी देशों के दशकों के ऐतिहासिक अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि वे ढुलमुल और झिझकते हैं, एक दिन सर्वहारा वर्ग के पीछे चलते हैं और अगले दिन उनकी कठिनाइयों से भयभीत होते हैं। क्रांति की वे कार्यकर्ताओं की पहली हार या अर्ध पराजय से घबरा जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, चीखते हैं और एक शिविर से दूसरे शिविर में भागते हैं। पूंजीपति वर्ग के पास पुनर्स्थापना के प्रयास करने के अपने आधार हैं, क्योंकि उखाड़ फेंकने के बाद लंबे समय तक वह उस सर्वहारा वर्ग से अधिक मजबूत रहता है जिसने उसे उखाड़ फेंका है। लेनिन कहते हैं, यदि शोषक केवल एक देश में पराजित होते हैं, और ये निश्चित रूप से विशिष्ट मामला है क्योंकि कई देशों में एक साथ क्रांति एक दुर्लभ अपवाद है, फिर भी वे शोषितों की तुलना में अधिक मजबूत बने रहते हैं। उखाड़ फेंके गए पूंजीपति वर्ग की ताकत कहाँ निहित है? सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की ताकत में, पूंजीपति वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ताकत और स्थायित्व में। दूसरा, इस तथ्य में कि क्रांति के बाद लंबे समय तक शोषक अनिवार्य रूप से कई महान व्यवहारिक लाभ बरकरार रखते हैं। उनके पास अभी भी पैसा है, पैसे को एक बार में समाप्त करना असंभव है। कुछ चल संपत्ति अक्सर काफी महत्वपूर्ण, वे अभी भी विभिन्न संबंध, संगठन और प्रबंधन की आदतें, प्रबंधन के सभी रहस्यों, रीति रिवाजों, तरीकों, साधनों और संभावनाओं का ज्ञान, बेहतर शिक्षा, उच्च तकनीकी कर्मियों जो पूंजीपति वर्ग की तरह रहते हैं और सोचते हैं, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
युद्ध की कला में अतुलनीय रूप से अधिक अनुभव ये बहुत महत्वपूर्ण है, इत्यादि इत्यादि। तीसरा, आदत की ताकत में, छोटे उत्पादन की ताकत में। दुर्भाग्य से छोटा उत्पादन अभी भी दुनिया में बहुत व्यापक है, और छोटा उत्पादन लगातार, दैनिक, प्रति घंटा, अनायास और लगातार पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग को जन्म देता है। एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि वर्गों के उन्मूलन का मतलब केवल जमींदारों और पूंजीपतियों को बाहर निकालना नहीं है, जिसे हमने तुलनात्मक आसानी से पूरा किया है। इसका मतलब छोटे वस्तु उत्पादकों को भी खत्म करना है, और उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है या कुचला नहीं जा सकता है। हमें उनके साथ सद्भाव में रहना चाहिए। उन्हें केवल बहुत लंबे, धीमे, सतर्क संगठनात्मक कार्य द्वारा फिर से ढाला और फिर से शिक्षित किया जा सकता है, और होना भी चाहिए। इसीलिए लेनिन कहते हैं, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही नए वर्ग द्वारा एक अधिक शक्तिशाली दुश्मन, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ छेड़ा गया सबसे दृढ़ और सबसे क्रूर युद्ध है, जिसका प्रतिरोध इसके उखाड़ फेंकने से 10 गुना बढ़ जाता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पुराने समाज की ताकतों और परंपराओं के खिलाफ एक जिद्दी संघर्ष है, खूनी और रक्तहीन, हिंसक और शांतिपूर्ण, सैन्य और आर्थिक, शैक्षिकी और प्रशासनिक। इस बात के प्रमाण की शायद ही आवश्यकता हो कि इन कार्यों को थोड़े समय में पूरा करने की, कुछ वर्षों में ये सब पूरा करने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीवाद से कम्युनिज्म में संक्रमण को सुपर क्रांतिकारी कृत्यों और फरमानों की एक क्षणभंगुर अवधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक संपूर्ण ऐतिहासिक युग के रूप में, नागरिक युद्धों और बाहरी संघर्षों से भरा हुआ, निरंतर संगठनात्मक कार्य और आर्थिक निर्माण, प्रगति और वापसी, जीत और हार के साथ। ऐतिहासिक युग की आवश्यकता न केवल समाजवाद की पूर्ण जीत के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक पूर्वापेक्षाएं बनाने के लिए है, बल्कि सर्वहारा वर्ग को सक्षम बनाने के लिए भी है। सबसे पहले खुद को शिक्षित करने और देश पर शासन करने में सक्षम शक्ति के रूप में मजबूत होने के लिए, और दूसरे, निम्न बुर्जुआ तबके को फिर से शिक्षित करें और ऐसे ढांचे में ढालें जिससे समाजवादी उत्पादन के संगठन को सुनिश्चित किया जा सके। मार्क्स ने मजदूरों से कहा, मार्क्स ने श्रमिकों से कहा, आपको 15, 20, 50 वर्षों के गृह युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से गुजरना होगा, न केवल मौजूदा परिस्थितियों को बदलने के लिए, बल्कि खुद को बदलने और खुद को राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए भी। मार्क्स के विचार को आगे भी जारी और विकसित करते हुए लेनिन ने लिखा कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत लाखों किसानों और छोटे मालिकों, सैकड़ों हजारों कार्यालय कर्मचारियों, अधिकारियों और बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को फिर से शिक्षित करना, उन सभी को सर्वहारा राज्य और सर्वहारा नेतृत्व के अधीन करना, उन पर काबू पाना आवश्यक होगा। बुर्जुआ आदतें और परंपराएं, जैसा कि हमें करना चाहिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आधार पर छेड़े गए एक लंबे संघर्ष में स्वयं सर्वहाराओं को फिर से शिक्षित करें, जो एक झटके में अपने क्षुद्र बुर्जुआ पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ते हैं, एक चमत्कार से, वर्जिन मैरी के आदेश पर, किसी नारे, संकल्प या डिक्री के आदेश पर, लेकिन केवल बड़े पैमाने पर निम्न बुर्जुआ प्रभावों के खिलाफ एक लंबे और कठिन जन संघर्ष के दौरान। 2 पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग के शासन के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। पूर्वगामी से यह स्पष्ट है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पुरानी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए सरकार में व्यक्तित्वों का परिवर्तन, कैबिनेट का परिवर्तन आदि नहीं है। मेंशेविक और सभी देशों के अवसरवादी जो आग की तरह तानाशाही से डरते हैं और अपने डर से तानाशाही की अवधारणा के लिए सत्ता की विजय की अवधारणा को प्रतिस्थापित करते हैं, आमतौर पर सत्ता की विजय को कैबिनेट के परिवर्तन, एक नए मंत्रालय के सत्ता में प्रवेश तक कम कर देते हैं। स्कीडेमैन और नोस्के, मैकडोनाल्ड और हैंडरसन जैसे लोगों से बना है। ये समझाने की शायद ही आवश्यकता है कि इन और इसी तरह के कैबिनेट परिवर्तनों का सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वास्तविक सर्वहारा द्वारा वास्तविक शक्ति की विजय के साथ कोई संबंध नहीं है। मैकडोनाल्ड के साथ और स्कीडेमैन सत्ता में हैं, जबकि पुरानी बुर्जुआ व्यवस्था को बने रहने दिया जाता है। उनकी तथाकथित सरकारें पूंजीपति वर्ग की सेवा करने वाले एक उपकरण, साम्राज्यवाद के घावों को छिपाने के लिए एक स्क्रीन, पूंजीपति वर्ग के हाथों में एक हथियार के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। उत्पीड़ित और शोषित जनता का क्रांतिकारी आंदोलन। पूंजी को स्क्रीन के रूप में ऐसी सरकारों की आवश्यकता होती है जब उसे स्क्रीन की सहायता के बिना जनता पर अत्याचार करना और उसका शोषण करना असुविधाजनक, अलाभकारी, कठिन लगता है। बेशक ऐसी सरकारों का उभरना एक लक्षण है कि वहाँ, यानी पूंजीवादी खेमे में, सब कुछ शिप का दर्रे पर नहीं है। फिर भी इस प्रकार की सरकारें अनिवार्य रूप से छद्म पूंजी की सरकारें बनी रहती हैं। मैकडोनाल्ड या स्कीडेमैन की सरकार सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता की विजय से उतनी ही दूर है जितनी धरती से आकाश।
सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सरकार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नया राज्य है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय दोनों सत्ता के नए अंग हैं। ये सर्वहारा वर्ग का राज्य है जो पुराने राज्य पूंजीपति वर्ग के राज्य के खंडहरों पर उत्पन्न हुआ है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही बुर्जुआ व्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि इस व्यवस्था के टूटने की प्रक्रिया में पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के बाद जमींदारों और पूंजीपतियों के जब्ती की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। हिंसक सर्वहारा क्रांति की प्रक्रिया में प्रमुख उपकरणों और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध बल प्रयोग पर आधारित एक क्रांतिकारी शक्ति है। राज्य अपने वर्ग शत्रुओं के प्रतिरोध को दबाने के लिए शासक वर्ग के हाथों में एक मशीन है। इस संबंध में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मूलतः किसी अन्य वर्ग की तानाशाही से भिन्न नहीं है, क्योंकि सर्वहारा राज्य पूंजीपति वर्ग के दमन की एक मशीन है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह अंतर इस तथ्य में निहित है कि अब तक मौजूद सभी वर्ग राज्य शोषित बहुमत पर शोषक अल्पसंख्यक की तानाशाही रहे हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शोषक अल्पसंख्यक पर शोषित बहुमत की तानाशाही है। संक्षेप में, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कानून द्वारा अप्रतिबंधित और पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा के बल पर आधारित शासन है। एक ऐसा शासन जो मेहनतकश और शोषित जनता की सहानुभूति और समर्थन का आनंद लेता है। लेनिन, राज्य और क्रांति। इससे दो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही संपूर्ण लोकतंत्र नहीं हो सकती। सभी के लिए लोकतंत्र, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो एक नए तरीके से लोकतांत्रिक हो, सर्वहारा और सामान्य रूप से गैर संपदा के लिए, और एक नए तरीके से तानाशाही हो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। सार्वभौमिक समानता के बारे में, शुद्ध लोकतंत्र के बारे में, संपूर्ण लोकतंत्र के बारे में इत्यादि के बारे में कौत्स्की एंड कंपनी की बातें इस निर्विवाद तथ्य का एक बुर्जुआ छद्मवेश है कि शोषितों और शोषकों के बीच समानता असंभव है। शुद्ध लोकतंत्र का सिद्धांत श्रमिक वर्ग के ऊपरी तबके का सिद्धांत है, जिसे साम्राज्यवादी लुटेरों ने तोड़ दिया है और पोषित कर रहे हैं। इसे पूंजीवाद के घावों को छुपाने, साम्राज्यवाद को अलंकृत करने और शोषित जनता के खिलाफ संघर्ष में उसे नैतिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया था। पूंजीवाद के तहत शोषितों के लिए कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, नहीं हो सकती है। यदि किसी कारण से नहीं, तो स्वतंत्रता के आनंद के लिए अपरिहार्य परिसर, मुद्रण संयंत्र, कागज की आपूर्ति आदि शोषकों का विशेषाधिकार है। पूंजीवाद के तहत शोषित जनता वास्तव में देश पर शासन करने में भाग नहीं लेती है, नहीं कभी ले सकती है, यदि इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। यहाँ तक कि सबसे लोकतांत्रिक शासन के तहत भी, पूंजीवाद की शर्तों के तहत, सरकारें लोगों द्वारा नहीं बल्कि लोगों द्वारा स्थापित की जाती हैं। रोथस्चाइल्ड्स और स्टिन्नेस, रॉकफेलर्स और मॉर्गन्स। पूंजीवाद के तहत लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र है, शोषक अल्पसंख्यक का लोकतंत्र, जो शोषित बहुमत के अधिकारों के प्रतिबंध पर आधारित है और इस बहुमत के खिलाफ निर्देशित है। केवल सर्वहारा तानाशाही के तहत ही शोषितों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता और देश पर शासन करने में सर्वहारा और किसानों की वास्तविक भागीदारी संभव है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत लोकतंत्र सर्वहारा लोकतंत्र है, शोषित बहुमत का लोकतंत्र, शोषक अल्पसंख्यक के अधिकारों के प्रतिबंध पर आधारित है और इस अल्पसंख्यक के खिलाफ निर्देशित है। दूसरा निष्कर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही बुर्जुआ समाज और बुर्जुआ लोकतंत्र के शांतिपूर्ण विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं हो सकती। ये केवल बुर्जुआ राज्य मशीन, बुर्जुआ सेना, बुर्जुआ नौकरशाही तंत्र, बुर्जुआ पुलिस को ध्वस्त करने के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हो सकता है। कम्युनिस्ट घोषणापत्र की प्रस्तावना में मार्क्स और एंगेल्स कहते हैं, श्रमिक वर्ग केवल तैयार राज्य मशीनरी पर कब्जा नहीं कर सकता है और इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सर्वहारा क्रांति का कार्य है अब पहले की तरह नौकरशाही सैन्य मशीन को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करना नहीं, बल्कि उसे नष्ट करना है। यह महाद्वीप पर प्रत्येक वास्तविक जनक्रांति के लिए प्रारंभिक शर्त है, मार्क्स ने 1871 में कुगेलमैन को लिखे अपने पत्र में कहा है। महाद्वीप के बारे में मार्क्स के योग्य वाक्यांशों ने सभी देशों के अवसरवादियों और मेंशेविकों को यह दावा करने का बहाना दिया कि मार्क्स ने बुर्जुआ लोकतंत्र के सर्वहारा लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विकास की संभावना को स्वीकार कर लिया है, कम से कम यूरोपीय महाद्वीप, ब्रिटेन, अमेरिका के बाहर कुछ देशों में। मार्क्स ने वास्तव में उस संभावना को स्वीकार किया था और पिछली शताब्दी के 70 के दशक में, जब एकाधिकार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद अस्तित्व में नहीं थे, और जब ये देश विशेष परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध में इसे स्वीकार करने के लिए उनके पास अच्छे आधार थे। उनके विकास में अभी तक कोई विकसित सैन्यवाद और नौकरशाही नहीं थी। विकसित साम्राज्यवाद के उद्भव से पहले यही स्थिति थी।
लेकिन बाद में 30 या 40 वर्षों के अंतराल के बाद जब इन देशों में स्थिति मौलिक रूप से बदल गई थी, जब साम्राज्यवाद विकसित हो चुका था और उसने बिना किसी अपवाद के सभी पूंजीवादी देशों को अपने आगोश में ले लिया था, जब ब्रिटेन और अमेरिका में भी सैन्यवाद और नौकरशाही दिखाई देने लगी थी, जब विशेष ब्रिटेन और अमेरिका में शांतिपूर्ण विकास की स्थितियां गायब हो गई थीं, फिर इन देशों के संबंध में योग्यताएं अब प्रभावी नहीं रह सकीं। आज लेनिन ने कहा, 1917 में प्रथम महान साम्राज्यवादी युद्ध के युग में मार्क्स द्वारा बनाई गई यह योग्यता अब मान्य नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों पूरी दुनिया में आंग्लों के सबसे बड़े और अंतिम प्रतिनिधि हैं। सैक्सन स्वतंत्रता इस अर्थ में कि उनके पास कोई सैन्यवाद और नौकरशाही नहीं थी, वे पूरी तरह से नौकरशाही सैन्य संस्थानों के अखिल यूरोपीय गंदे खूनी दलदल में डूब गए हैं, जो सब कुछ अपने अधीन कर लेते हैं और सब कुछ पैरों तले रौंद देते हैं। आज ब्रिटेन और अमेरिका में, साथ ही प्रत्येक वास्तविक जनक्रांति के लिए प्रारंभिक शर्त तैयार राज्य मशीनरी 1914 और 1917 के बीच उन देशों में यूरोपीय सामान्य साम्राज्यवादी मानक तक परिपूर्ण को तोड़ना, नष्ट करना है। दूसरे शब्दों में, हिंसक सर्वहारा क्रांति का कानून ऐसी क्रांति की प्रारंभिक शर्त के रूप में बुर्जुआ राज्य मशीन को नष्ट करने का कानून दुनिया के साम्राज्यवादी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन का एक अनिवार्य कानून है। बेशक सुदूर भविष्य में यदि प्रमुख पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग विजयी होता है और यदि वर्तमान पूंजीवादी घेरे को समाजवादी घेरे से बदल दिया जाता है, तो कुछ पूंजीवादी देशों के लिए विकास का शांतिपूर्ण मार्ग काफी संभव है, जिनके पूंजीपति प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए सर्वहारा वर्ग को स्वेच्छा से रियायतें देना समीचीन समझेगा। लेकिन यह अनुमान केवल सुदूर और संभावित भविष्य पर ही लागू होता है। तत्काल भविष्य के संबंध में इस अनुमान का कोई आधार नहीं है। इसलिए लेनिन का ये कहना सही है, बुर्जुआ राज्य मशीन के जबरन विनाश और उसके स्थान पर एक नई मशीन के प्रतिस्थापन के बिना सर्वहारा क्रांति असंभव है। तीसरा निष्कर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के राज्य रूप के रूप में सोवियत सत्ता। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जीत पूंजीपति वर्ग के दमन, बुर्जुआ राज्य मशीन को ध्वस्त करने और बुर्जुआ लोकतंत्र के स्थान पर सर्वहारा लोकतंत्र के प्रतिस्थापन का प्रतीक है। ये स्पष्ट है, लेकिन यह महान कार्य किस संगठन के माध्यम से किया जा सकता है? सर्वहारा वर्ग के संगठन के पुराने रूप, जो बुर्जुआ संसदवाद के आधार पर विकसित हुए, इस कार्य के लिए अपर्याप्त हैं, इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है। तो फिर सर्वहारा वर्ग के संगठन के नए रूप कौन से हैं जो बुर्जुआ राज्य मशीन के लिए कब्र खोदने में सक्षम हैं, जो न केवल इस मशीन को नष्ट करने में सक्षम हैं, न केवल बुर्जुआ लोकतंत्र के लिए सर्वहारा लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है, बल्कि सर्वहारा राज्य सत्ता की बुनियाद बन रहा है। सर्वहारा वर्ग के संगठन का यह नया रूप सोवियत है। संगठन के पुराने स्वरूपों की तुलना में सोवियत संघ की ताकत कहाँ निहित है? इसमें कहा गया है कि सोवियत सर्वहारा वर्ग का सबसे व्यापक जन संगठन है, क्योंकि केवल वे ही बिना किसी अपवाद के सभी श्रमिकों को गले लगाते हैं। इसमें सोवियत एकमात्र जन संगठन है जो सभी उत्पीड़ितों और शोषितों, श्रमिकों और किसानों, सैनिकों और नाविकों को एकजुट करता है, और जिसमें जनता का अगुवा सर्वहारा वर्ग इस कारण से सबसे आसानी से और पूरी तरह से अपना काम कर सकता है। जनसंघर्ष का राजनीतिक नेतृत्व। इसमें सोवियत जनता के क्रांतिकारी संघर्ष, जनता की राजनीतिक कार्रवाइयों, जन अंगों के विद्रोह के सबसे शक्तिशाली अंग हैं, जो वित्तीय पूंजी और उसके राजनीतिक उपांगों की सर्वशक्तिमानता को तोड़ने में सक्षम हैं। इसमें सोवियत स्वयं जनता के तात्कालिक संगठन हैं, यानी वे सबसे लोकतांत्रिक और इसलिए जनता के सबसे आधिकारिक संगठन हैं, जो नए राज्य के निर्माण और उसके प्रशासन में उनकी भागीदारी को अधिकतम करने की सुविधा प्रदान करते हैं, और जो पुरानी व्यवस्था के विनाश के संघर्ष में, नई सर्वहारा व्यवस्था के संघर्ष में जनता की क्रांतिकारी ऊर्जा, पहल और रचनात्मक क्षमताओं को पूरी तरह से काम में लाते हैं। सोवियत सत्ता स्थानीय सोवियतों का एक सामान्य राज्य संगठन में संघ और गठन है, सर्वहारा वर्ग के राज्य संगठन में उत्पीड़ित और शोषित जनता के अगुवा के रूप में और शासक वर्ग के रूप में सोवियत गणराज्य में उनका संघ। सोवियत सत्ता का सार इस तथ्य में निहित है कि पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा उत्पीड़ित वर्गों के ये सबसे सर्वव्यापी और सबसे क्रांतिकारी जन संगठन अब राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्थायी और एकमात्र आधार हैं। संपूर्ण राज्य तंत्र की वास्तव में वे जनसमूह, जिन्हें सबसे अधिक लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्यों में भी कानून में समान होते हुए भी वास्तव में हजारों चालों और युक्तियों द्वारा राजनीतिक जीवन में भाग लेने और लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेने से रोका गया है, अब खींचे जा रहे हैं राज्य के लोकतांत्रिक प्रशासन में निरंतर और इसके अलावा निर्णायक भागीदारी में।
यही कारण है कि सोवियत सत्ता राज्य संगठन का एक नया रूप है जो सैद्धांतिक रूप से पुराने बुर्जुआ लोकतांत्रिक और संसदीय रूप से भिन्न है। एक नए प्रकार का राज्य है जो मेहनतकश जनता के शोषण और उत्पीड़न के कार्य के लिए नहीं बल्कि कार्य के लिए अनुकूलित है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सामना करने वाले कार्यों के लिए उन्हें सभी उत्पीड़न और शोषण से पूरी तरह से मुक्त करना। लेनिन का ये कहना सही है कि सोवियत सत्ता के आगमन के साथ बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसदवाद का युग समाप्त हो गया है और विश्व इतिहास में एक नया अध्याय सर्वहारा तानाशाही का युग खुल गया है। सोवियत सत्ता की चारित्रिक विशेषताएं कहाँ निहित हैं? इसमें सोवियत सत्ता सभी संभावित राज्य संगठनों में सबसे सर्वव्यापी और सबसे लोकतांत्रिक राज्य संगठन है, जबकि वर्गों का अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि ये शोषकों के खिलाफ संघर्ष में श्रमिकों और शोषित किसानों के बीच बंधन और सहयोग का क्षेत्र है और इस बंधन और इस सहयोग पर अपने कार्यों को आधारित करता है। इस प्रकार सोवियत सत्ता अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक आबादी की शक्ति है, ये बहुसंख्यकों का राज्य है, उसकी तानाशाही की अभिव्यक्ति है। इसमें सोवियत सत्ता वर्ग समाज में सभी राज्य संगठनों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीयवादी है, क्योंकि हर प्रकार के राष्ट्रीय उत्पीड़न को नष्ट करके और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मेहनतकश जनता के सहयोग पर भरोसा करके यह इन जनता को एक राज्य में एकजुट करने की सुविधा प्रदान करती है। संघ उस सोवियत सत्ता में अपनी संरचना से सर्वहारा वर्ग द्वारा सोवियत के सबसे एकजुट और सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक केंद्र के रूप में इन जनता के अगुआ द्वारा उत्पीड़ित और शोषित जनता का नेतृत्व करने के कार्य को सुविधाजनक बनाया गया है। लेनिन कहते हैं, सभी क्रांतियों और उत्पीड़ित वर्गों के सभी आंदोलनों का अनुभव, विश्व समाजवादी आंदोलन का अनुभव हमें सिखाता है कि सर्वहारा वर्ग ही एकजुट होने और मेहनतकशों और शोषितों के बिखरे हुए और पिछड़े तबके का नेतृत्व करने में सक्षम है। जनसंख्या मुद्दा यह है कि सोवियत सत्ता की संरचना इस अनुभव से प्राप्त सबक के व्यावहारिक अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। 3 उस सोवियत सत्ता में विधायी और कार्यकारी शक्ति को एक ही राज्य संगठन में जोड़कर और क्षेत्रीय चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को औद्योगिक इकाइयों, कारखानों और मिलों द्वारा प्रतिस्थापित करके, जिससे श्रमिकों और आमतौर पर मेहनतकश जनता को सीधे राज्य प्रशासन के तंत्र से जोड़ा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे देश पर शासन करने के लिए। इसमें केवल सोवियत सत्ता ही सेना को बुर्जुआ कमान की अधीनता से मुक्त करने और उसे बुर्जुआ व्यवस्था के तहत लोगों के उत्पीड़न के साधन से लोगों की मुक्ति के लिए एक उपकरण में बदलने में सक्षम है। पूंजीपति वर्ग, देशी और विदेशी दोनों। इसमें अकेले राज्य का सोवियत संगठन पुराने यानी बुर्जुआ, नौकरशाही और न्यायिक तंत्र को तुरंत और प्रभावी ढंग से नष्ट करने और अंततः नष्ट करने में सक्षम है। इसमें राज्य का सोवियत स्वरूप ही मेहनतकशों और शोषितों के जन संगठनों को राज्य प्रशासन में निरंतर और अप्रतिबंधित भागीदारी के लिए आकर्षित करके राज्य के पतन के लिए जमीन तैयार करने में सक्षम है, जो कि बुनियादी तत्वों में से एक है। भविष्य का राज्य विहीन कम्युनिस्ट समाज। सोवियत गणराज्य इस प्रकार एक राजनीतिक रूप है जिसे लंबे समय से खोजा जा रहा था और अंततः खोजा गया, जिसके ढांचे के भीतर सर्वहारा वर्ग की आर्थिक मुक्ति, समाजवाद की पूर्ण जीत को पूरा किया जाना चाहिए। पेरिस कम्यून इस रूप का भ्रूण था, सोवियत सत्ता ही उसका विकास और चरमोत्कर्ष है। इसीलिए लेनिन कहते हैं, श्रमिकों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों का सोवियत संघ न केवल एक उच्च प्रकार की लोकतांत्रिक संस्था का रूप है, बल्कि समाजवाद के लिए सबसे दर्द रहित संक्रमण सुनिश्चित करने में सक्षम एकमात्र रूप है।